हेलो गाइस, माय नेम इज़ मिस्टर बी एन पाइन। काफ़ी अरसे के बाद, लगभग एक महीने के बाद मैं इस यूट्यूब चैनल पे आया हूँ। वजह है ये कि रिसेंटली जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर जो रिसेंटली हुए हैं, कल से जो स्टार्ट हुए हैं 28 एंड 29, इन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए इसका प्रॉज एंड कॉन्स एंड आने वाले टाइम पे जो भी पेपर्स होंगे आरआरबी एनटीपीसी का, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं, सब मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा। और ये वीडियो पूरी तरीके से देखने से आपको काफ़ी फ़ायदा होंगे। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने क्लास में अपने बच्चों को करवा चुका हूँ। आप भी ऐसे सवाल एंड कॉन्सेप्ट को देखकर आप भी इसका लाभ उठाइए। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, जो भी मैं कलेक्ट कर पाया हूँ अपने बच्चों से, वही क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आए हैं, लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब मॉसो इज 12 एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का लॉसो इज given 72। सम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का योग इज 60। तो फिर आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, इसका मतलब है ये बच्चे, संख्याएं अगर मान लीजिए एक्स एंड वाई हैं, एक्स एंड वाई का एचसीएफ है 12, एक्स एंड वाई का एलसीएम है 72 एंड एक्स प्लस वाई गिवन कितना है 60। तो आपसे सवाल ये पूछे गए सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, इनके व्युत्क्रमानुपातियों का योग, मतलब ये वैल्यू आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसे करने के लिए सीधा साधा तरीका ये है, एक्स वाई को रखिए, यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस एक्स, तो x प्लस वाई आ गया, x इंटू वाई, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। x प्लस वाई गिवन कितना है 60। बच्चे ये बातें आपको अच्छी तरह से पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। x इंटू वाई में दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई एलसीएम गुना एचसीएफ, दिस इज द बेसिक आइडिया। तो इसको गुना कर दीजिए, 12 72, 5 12 60, 5/72। बहुत ही, दिस इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। और ऐसे सवाल को कैसे करते हैं ये तरीका मैंने आपको बताया। अब इसी के संदर्भ में सवाल आने वाले पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। अब ज़्यादा वक्त आपका ना लेकर मैं दूसरे सवाल पे अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। सो लेट अस टेक द अनदर क्वेश्चन। इस सवाल को लिखने के बाद सॉल्यूशंस आप नोट डाउन कीजिए। एंड अब मैं दूसरे सवाल को लिखने जा रहा हूँ, उसको काइंडली नोट डाउन कीजिए। दूसरा सवाल 28 में पूछा गया था, x प्लस वाई किसी काम को 10 डेज में पूरा कर सकते हैं, y प्लस जेड इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, z प्लस x इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सवाल था ये कि x प्लस वाई प्लस जेड इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। और ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। सी, ऐसे सवाल को करने के लिए बच्चे आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे इन तीनों का, यहाँ पर इसे मैं मिटाता हूँ, इन तीनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 180। यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई का वन डे का वर्क कितना हो गया 18, ये आ जाएगा कितना 15, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10, सबको जोड़ डालिए 37, और इधर काम करने वाला कितना है 2x, 2 को कॉमन लीजिए,
x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 37। तो x प्लस वाई प्लस जेड का यूनिट आपका आया 37/2। तो पूरा काम करेगा कितने दिन में? 180 डिवाइडेड बाई 37/2 गया ऊपर, तो 360/37। दिस वेरी कॉमन एंड पॉपुलर क्वेश्चंस। अब ऐसे सवाल पे पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस और एक बन सकता है कि मान लीजिए कि इनमें से हु विल टेक द मिनिमम टाइम, हु विल टेक द मिनिमम टाइम। ये क्वेश्चंस का दूसरा पहलू जो आने वाले पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन कम से न्यूनतम समय पे काम को पूरा करेगा, न्यूनतम समय पे काम को पूरा XYZ में कौन करेगा। या तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके x का काम निकालूंगा, y का निकालूंगा, z का निकालूंगा, और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा स्टूडेंट। बच्चे ये सवाल आपको पूछने का पूर्ण संभावना बनती है। तो आप देखिए इसको थ्रू ऑब्जर्वेशन से हम किस प्रकार से इसको हम टैकल करते हैं। इसमें से मिनिमम टाइम पे वही शख्स करेगा जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी दैट पर्सन विल टेक द मिनिमम टाइम। तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होंगे? z प्लस x, ये मैक्सिमम डे ले रहे हैं, तो इन दोनों का टोटल कॉम्बाइंड एफिशिएंसी क्या है? कम होगी। इनमें से कौन नहीं है? y नहीं है, तो y विल टेक द मिनिमम टाइम, y विल टेक मिनिमम टाइम, कम से कम जो समय होगा मिनिमम टाइम। इस बारीकी को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तीनों कॉम्बिनेशंस में ज़्यादा समय कौन ले रहा है? z प्लस एक्स। z प्लस एक्स अगर ज़्यादा समय ले रहे हैं इसमें, इट मीन्स इन दोनों की कॉम्बाइंड एफिशिएंसी कम है। किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होना चाहिए? इसमें कौन नहीं है? y नहीं है, तो y विल टेक द मिनिमम टाइम टू गेट द जॉब डन। अगर आप अलग तरीके से करेंगे तो आपको उसका आंसर्स मिल जाएगा। सी अब नेक्स्ट डे आपके सवाल इसी पैटर्न्स पे पूछा 29 को। आप देखिए इन सवाल को, ये सवाल था नेक्स्ट डे में इसी पैटर्न पे पूछा कि a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 डेज में कर सकते हैं, b प्लस सी प्लस डी 10 डेज में, c प्लस डी प्लस सी डी ए 15 डेज में, एंड फिर करेंगे d प्लस a प्लस b 30 डेज में। ये आज का सवाल है बच्चे, और पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये काम कितने दिन में कर पाएंगे। से अब देखिए इसका सीधी सी बात है, इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 30 यूनिट, इसको डिवाइड कीजिए 6, ये डिवाइड कीजिए 3, इसको डिवाइड कीजिए आ गया कितना 2 यूनिट, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 यूनिट, टोटल यूनिट कितना आ गया 12। लेकिन ये 12 यूनिट को करने के लिए यहाँ पर 3 टाइम्स ए है, 3 टाइम्स बी है, 3 टाइम्स सी है, 3 टाइम्स डी है, बराबर में इतना। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा 4 यूनिट। तो ये पूरा काम को करेगा 30/4 7.5 डेज। हो गया सवाल। इट मीन्स ये इस पैटर्न्स पे हम आने वाले टाइम पे भी सवाल देख सकते हैं। अब कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो सीआई के ऊपर आधारित है। स्टूडेंट सीआई के ऊपर जो आधारित है वो सवाल को मैं अभी लिख रहा हूँ। ऐसे सवाल आने वाले टाइम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस आपका था सीआई फॉर 2 ईयर इज 3225,
रुपए में लिखना है, लिखो। रेट इज गिवन, रेट इज 15%, फाइंड सम। आपको क्या निकालनी है? सम निकालनी है, मूलधन निकालनी है। ऐसे सवाल को यूं तो हम फंडामेंटल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जब भी इस प्रकार पैटर्न के सवाल मिलेंगे कि 2 साल का कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज गिवन 3225 रुपये, रेट है 15%, फाइंड सम निकालनी है। आप करना क्या, सबसे पहले 3225 को 2 इक्वल पार्ट्स में पहले बांटो। मतलब अगर आप, क्योंकि इक्वल पार्ट्स से थोड़ा कम में बांटो, अगर मैं इसको 1600 फर्स्ट ईयर में अगर मैं 1600 ले लूँ, 1600 ले लूँ, तो यहाँ सिर्फ बचता है 25। 1600 का 15% कभी नहीं हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन आपको करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा बेसिक इंटेलिजेंस लगाइए। 1500 अगर मैं कर दूँ और 1500 का 15% 225 हो गया हिसाब, 3225। इट मीन्स डाटा को देख के ही उसके हाफ से थोड़ा कम लेके दो एक बार टेस्ट करके देखो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। इट मीन्स सम का 15% है, ये 15% अगर 1500 है सम का, तो 100% ऑफ सम कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। ये मेरा तरीका है। अगर मेथोडिकल जाएंगे तो 15% को जो जनरली करते हैं सभी, 3/20, यहाँ 20 लिखे, यहाँ 20 लिखे, यहाँ 23 लिखे, यहाँ 23 लिखे, यहाँ 400 करेंगे, यहाँ 529 करेंगे, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 129। 129 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भाई? 3225। तो फिर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करना है मुझे, 400 निकालनी है भाई। 3225 डिवाइडेड बाई 129 और 4 इंटू में 400, तो 4 से गुना कर दीजिए। फिर इसको काटेंगे, 1225 25 से करेंगे तो ये 10,000 आएगा। बच्चे ये लंबी मेथड है। सपोज यहाँ 13% अगर दे देता या दूसरा कोई नंबर्स देता, इस प्रकार से मैनिपुलेशन करने में समय ज़्यादा लगेगा। हालांकि सभी मेथड्स अपने जगह पे सही है, लेकिन अगर इस अप्रोच को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, समझ में अगर आ जाता है, तो ऐसे सवाल आप 5 सेकंड 3 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो इसे देखिए, क्योंकि इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आने वाले डेज में पक्का पूछेंगे, तो इसको बारीकी से देखिए। इस मेथड को करना क्या है, जो भी रकम दिया है उसको आधे से कम लेकर पहले हीट एंड ट्रायल एक बार करो, ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हीट एंड ट्रायल पे आप करेंगे, यू विल गेट द आंसर। अगर ऑप्शंस तो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं ऑप्शन से डायरेक्ट पिकअप करके टेस्ट करके बता देता कि क्या होना चाहिए। ये मेथड ठीक है, लेकिन आई थिंक इट इज लिटिल बिट लेंदी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चंस एसआई के ऊपर एक लिखिए बच्चे। ऑन सम ऑफ रुपीज, सम है 2400, सम 2400 रुपए, एसआई फॉर 4 years is 640, फाइंड रेट। इसको मैं हिंदी में थोड़ा बता दूं। मूलधन 2400 रुपये, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 640 रुपये, दर निकालनी है भाई। 4 वर्ष का, 4 years का अगर 640 है, तो 1 year का 160 होगा, डिवाइड कर दीजिए। 160 रुपये 2400 का कितना प्रतिशत है, यही काम करना है। 20 से 3 से 6 से ही 2/3%। उत्तर क्या किए? 4 वर्ष का 640, 1 वर्ष का 160, 160 2400 को कितना परसेंट, यही पूछ रहा है। ये आ गया उत्तर, काम खत्म। अब ये चंद नमूने फॉर्मूलेस पे चीज़ें डाले गए हैं, जहाँ पर बच्चों को मेरे पास जो भी बच्चे सवाल आए, मैं उसी को ही कॉन्सेंट्रेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इससे भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, जो रिसेंटली आज का ही पेपर का क्वेश्चन था। x³ + y³ = 35,
x प्लस वाई इजगल टू 5, आपसे पूछ रहा है x4 प्लस y4 की वैल्यू, ये पूछ रहा है। तो यहाँ साफ बात दिखाई दे रही है कि अगर इसको मैं x को 3 y को 2 ले लूँ, तो अगर मैं लेट कर लूँ, दोनों का ही कॉम्बिनेशंस में 5 होंगे, तो मैं लेट करूँ x को अगर मैं 3 ले लूँ, 3 का क्यूब 27, तब इसे 2 लेना पड़ेगा, 2 का क्यूब कितना है 8, तो 27 प्लस 8 35 टैलेड। अब भाई डाल दीजिए यहाँ पे 3 टू द पावर 4, 2 का पावर 4, ये 81, ये 16, उत्तर 97। इट मीन्स ये तो एक चंद नमूने हैं, चंद एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, ये रिसेंटली आज का ही सवाल था। ऐसे जब भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, कभी भी प्रोसीजर्स को ज़्यादा फॉलो मत कीजिए, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं पर आपकी इंटेलिजेंस को थोड़ा अगर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको रास्ता बहुत आसानी से मिल रहा है। लेकिन इसको अगर मेथोडिकल करते हैं कि x प्लस वाई को होल क्यूब कीजिए, फिर इसको तोड़िए, वैल्यू x इंटू वाई निकालिए, फिर x माइनस वाई निकालिए, फिर x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और उतने समय आपके पास नहीं है। जब भी इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा तो ऑलवेज अप्लाई कि आप एजम्पशंस कैसे लेते हैं। यहाँ 35 दे दिया है तो इसकी वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकती, 4 इसलिए नहीं हो सकती, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, तब इसको 1 लेना पड़ेगा। नो, ये तो नहीं बन सकता है। क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 और 2, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो ये 35। तो इस प्रकार से आपको सोच के सवालों को बनाएंगे और इसको मेथोडिकल ऐसे बनाना बुद्धिमानी नहीं है। अब लिखिए नेक्स्ट सवाल जो था, ये था, जस्ट ए मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास जो थे वो लिखिए। क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, लिखिए डीलर लिखिए क्वेश्चन, ए डीलर परचेज करता है, खरीदता है गुड्स फ्रॉम होलसेलर at 30% कमीशन आफ्टर गेटिंग 30% कमीशन, मतलब 30% कमीशन लेने के बाद, प्राप्त करने के बाद वो खरीदता है। एंड सोल्ड इट, बेचता है इसको एट 10% ऑफ मार्क प्राइस, और अंकित मूल्य का, जो उसका अंकित मूल्य है उस पर तो वो 30% कमीशन में खरीदा। कमीशन मतलब उस सामान को बेचने पर उसे 30% होलसेलर उसको कमीशन देगा। इट मीन्स 100 का सामान वो खरीदा कितने पे, 70 पे। लेकिन जब वो रिटेलर को बेच रहा है, खुदरा व्यापारी को जब वो बेच रहा है, तो वो एमआरपी जो 100 था वो बेच रहा है कितना, 10% डिस्काउंट पे। इट मीन्स फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, इट मीन्स अगर एमआरपी 100 था, उसने खरीदा कितने पे, 30% उसको कमीशन मिला, 30% कमीशन मिला मतलब उसके लिए कॉस्ट कितना हो गया, 70 रुपये। 30% कमीशन मतलब डिस्काउंट ही मानो भाई कि 100 का आइटम तुम ले जाओ, तुम्हें मैं 30% कमीशन दूंगा, माने तुम बेचने पे ही तुमको 70 रुपये तुम कीमत चुकाना पड़ेगा, 30 रुपये तुम्हारा हो गया। मतलब उसने खरीदा कितने पे, 70 पे। लेकिन जब वो खुदरा व्यापारी को बेच रहा है तो वो 10% एमआरपी का 10% पे बेच रहा है, एमआरपी का 10% पे डिस्काउंट पे बेच रहा है, मतलब कितने पे बेच रहा है, 90 पे। 70 इन्वेस्टमेंट है, 90 रिकवरी है, तो लाभ कितना मिला भाई, 20 रुपये। 20 की इन्वेस्टमेंट कितना है, 70 गुना पे 100, इसको काट पीट कीजिए, 14 सही 2/7% आ गया उत्तर। इट मीन्स इस सवाल को ऐसे भी पूछेंगे कि डीलर परचेज ए गुड्स एट 30% लेस देन एमआरपी, ऐसे ना कह के कमीशन वाला बात जोड़ दिया, एंड सोल्ड इट एट 10%, सोल्ड इट एट 10% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट था यहाँ पे, सोल्ड इट एट 10% डिस्काउंट ऑन एमपी,
सवाल था ये, ए डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर एट 30% कमीशन एंड सोल्ड इट एट 10% डिस्काउंट ऑन एमपी, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। इट मीन्स मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये है, 30% कमीशन उसे मिला, मतलब उसको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 70, लेकिन मार्केट प्राइस पर जब वो खुदरा व्यापारी को बेच रहा है 10% डिस्काउंट देके बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है 90 पे, तो उसका एसपी कितना हो गया 90, सीपी 70, ये 90, तो कितना का गेन हो गया 20 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट रियल इन्वेस्टमेंट 70 गुना पे 100, तो 14 से ही 2/7% वुड बी द हिज रियल प्रॉफिट। तो उसका रियल प्रॉफिट कितना हो गया 14/2/7%। ये चीज़ें कुछ हैं, और एक आध सवाल जो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये इन जनरल पेपरों में कम देखे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है, उस सवाल को मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। वो सवाल था क्वेश्चन cos 20 डिग्री इंटू cos 40, आज का ही सवाल था ये, इंटू cos 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। बच्चे ये सवाल एक डायरेक्ट फॉर्मेट में है। फॉर्मेट है क्या, फॉर्मेट में बता रहा हूँ, cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा और cos 80 था ये, cos 60 डिग्री प्लस थीटा। अब थीटा की जगह पर अगर 20 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा cos 20, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा। फॉर्मेट पे आ गया, थीटा इजकल टू लेट कर लो 20 डिग्री, आ गई बात। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होता है 1/4 cos 3 थीटा, याद रखिएगा फिलहाल। तो 1/4 cos 3 थीटा का मतलब है cos 60 डिग्री आ गया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो ये बन गया 1/8। अब नेक्स्ट डे में, आज के दिन ये पूछा है आपको, आप नोट करके रखिए, नेक्स्ट डे में आपको पूछे जा सकते हैं साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ये किस फॉर्मेट में आ गया, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू में साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन थीटा, साइन 3 थीटा। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट डे हो सकता है ये सवाल पूछे, या इसको रूप चेंज कर देगा, ये 12 डिग्री दे देगा, या 48 डिग्री दे देगा, और ये दे देगा 72 डिग्री, ये भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन 12 का डिग्री मिलेगा नहीं, इसलिए 12 का वैल्यू दे सकता है अलग से। तो बच्चे पैटर्न, ये एक नया चीज़ मुझे लगा जो आपको नॉलेज में होना चाहिए, और इस फॉर्मेट को पक्का नोट कर लीजिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट अब पूछ रहा है, इसे नोट कर लीजिए। बस इन्हीं चंद इम्पॉर्टेंट चीज़, और भी हल्के फुल्के कुछ सवाल थे, लेकिन वो सवाल पे कोई खास ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं थी। तो इन चीज़ों को आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए फर्स्ट से लास्ट तक, एंड ये रियली आपके लिए बेनिफिटेड होंगे। और इन सभी चीज़ों को मैंने अपने क्लासेस में काफ़ी कवर भी कर दिए हैं। तो हैव ए नाइस डे फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।